नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो बच्चों, जो हमारे यहाँ पे 12th क्लास बायोलॉजी का जो हमारे चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, ठीक है। 12th क्लास बायोलॉजी का जो हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 7 चल रहा था, ठीक है, 12th बायोलॉजी का, इसका आज हम जो पार्ट है वो पार्ट हम 3rd करने जा रहे हैं। 3 नंबर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस 3 नंबर पार्ट में आज का हमारा जो टॉपिक्स होगा वो टॉपिक्स होगा आपके रंध्र की संरचना। किसकी संरचना पढ़ेंगे हम यहाँ पे? रंध्र की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि रंध्र क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, रंध्र की जब हम संरचना पढ़ते हैं तो आपके सामने ये रंध्र का एक डायग्राम है। तो रंध्र के डायग्राम में देखना आप कि रंध्र होता है वो आपके 2 वृक्काकार कोशिका, देखो ये आपके वृक्क के आकार की, हमारे किडनी के आकार की 2 कोशिकाएं पाई जाती है। ये 2 वृक्काकार कोशिकाओं से घिरा रहता है, ठीक है। कितनी कोशिकाओं से घिरा रहता है? आपकी 2 वृक्काकार कोशिकाओं से घिरा होता है। इन वृक्काकार कोशिकाओं को, जो वृक्काकार कोशिका होती है, ठीक है, इन्हें या तो क्या कहते हैं यहाँ पे गार्ड सेल कहते हैं, या फिर इन्हें हम यहाँ पे रक्षक कोशिका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रक्षक कोशिका, ठीक है। या फिर हम इन्हें कह सकते हैं यहाँ पे द्वार कोशिका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्वार कोशिका, ठीक है। क्या कह सकते हैं? द्वार कोशिका। नेक्स्ट बात ध्यान में रखना कि इन द्वार कोशिकाओं के बीच में जो एक ये छिद्र पाया जाता है, ये जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, ये छिद्र कहलाता है आपका स्टोमेटल ओपनिंग, या फिर इससे कहते हैं रंध्रीय छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे? रंध्रीय छिद्र कहा जाता है। आई बात समझ में? चलो ठीक है। इन द्वार कोशिकाओं में ये आपके यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है यहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। हरित लवक पाया जाता है ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपका द्वार कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। देखो, रंध्र होता है 2 कोशिकाओं से घिरा होता है, मतलब 2 वृक्काकार कोशिकाओं से घिरा होता है, या 2 वृक्काकार कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका कहते हैं। इनके बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसे रंध्रीय छिद्र कहते हैं। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब ध्यान देना कि इन के चारों जो द्वार कोशिका है, इन द्वार कोशिकाओं के चारों ओर देखो ये कोशिका और दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। ये कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। इन द्वार कोशिकाओं के चारों ओर ये जो कोशिका पाई जाती है, इन्हें कहते हैं सहायक कोशिका कहा जाता है। यहाँ पे कौन सी कोशिका कहा जाता है? सहायक कोशिका कहा जाता है। आई बात समझ में? सहायक कोशिका कहा जाता है, ठीक है। तो अनेक सारे इसके चारों तरफ सहायक कोशिका भी पाई जाती है, इनके बीच में एक छिद्र भी होता है। अब देखो, द्वार कोशिका होती है यहाँ पे, तो द्वार कोशिकाओं के जो भीतरी स्तर होता है, जो भीतरी स्तर होता है, ये अंदर वाला स्तर, ठीक है। ये जो भीतरी स्तर होता है, जो छिद्र की ओर होता है, ये भीतरी स्तर तो होता है, इसमें मोटा स्तर होता है। कैसा स्तर होता है? मोटा। जबकि जो बाहर वाला स्तर है, ये स्तर होता है आपके पतला। आई बात समझ में? कि जो भीतरी स्तर है इन द्वार कोशिकाओं का, भीतरी स्तर तो मोटा, जबकि बाहरी स्तर कैसा होता है? इसमें पतला होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होता है कि जो द्वार कोशिकाएं होती, इन द्वार कोशिकाओं में जैसे ही जल प्रवेश करता है, क्या करता है? जल का प्रवेश होता है। तो जल का प्रवेश होता है, ये द्वार कोशिका क्या हो जाती है? यहाँ पे फूल जाती है, ठीक है। द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं, और जिसे रंध्र क्या हो जाते हैं? आपके खुल जाते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। तो जैसे ही द्वार कोशिकाओं में जल प्रवेश करता है, तो द्वार कोशिकाओं में जल प्रवेश करने से द्वार कोशिकाएं हैं, ये द्वार कोशिका में जैसे ही जल प्रवेश करता है तो द्वार कोशिका फूल जाती है, और फूलने से क्या होता है? रंध्र खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने जो डायग्राम है, ये आपकी खुले रंध्र का है। अगर आपको बोले कि बंद रंध्र का डायग्राम कैसे होगा, तो बंद रंध्र का डायग्राम देखो एकदम बंद, मतलब इसके बीच में जो खाली जगह होगी वो खाली जगह बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी, ठीक है। ये खाली जगह बिल्कुल भी नहीं होगी इसमें, जो खाली जगह होगी ये बिल्कुल भी नहीं होगी इसमें। तो इसमें क्या होता है? पहली कंडीशन तो देखी हमने कि जब जल प्रवेश करता है इसमें, तो जो कोशिकाएं होती है, द्वार कोशिका फूल जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। लेकिन जैसे द्वार कोशिकाओं से जल बाहर निकलता है, ठीक है, जल बाहर निकलता है, तो द्वार कोशिका क्या हो जाती है? आपके यहाँ पे स्लत हो जाती है, मतलब पिचक जाती है, ठीक है। और जैसे द्वार कोशिका पिचकती है, तो यहाँ पे जो रंध्र होते हैं वो रंध्र क्या हो जाते हैं? यहाँ पे बंद हो जाते हैं। तो द्वार कोशिका ध्यान में रखना कि जो द्विबीजपत्री पादप है, इसके अलावा जो द्विबीजपत्री पादप, ठीक है, डाइकोट जो प्लांट है, द्विबीजपत्री पादपों में जो द्वार कोशिकाएं होती है, उनकी संरचना वृक्काकार होती है। कैसी होती है? वृक्काकार। जिसकी आप संरचना यहाँ पे ये देख सकते हो, ये संरचना आपकी वृक्काकार संरचना, ठीक है।
जबकि जो एक बीजपत्री पादप होते हैं ना बेटा, एक बीजपत्री पादप में जो यहाँ पे द्वार कोशिकाओं की जो संरचना होती है वो डंबलाकार होती है। कैसी होती है? डंबलाकार। अब डंबल आपने देखा होगा एक्सरसाइज करते हो तो, है ना, कि डंबल किस प्रकार का होता है? ऐसे देखो डंबलाकार कोशिका पाई जाती है। ये आपकी इस प्रकार की कोशिका पाई जाएगी। किसमें? एक बीजपत्री पादप की यहाँ पे बात की गई है कि एक बीजपत्री पादप में जो द्वार कोशिकाएं होती है वो द्वार कोशिकाएं कैसी होती है? यहाँ पे डंबलाकार। जबकि द्विबीजपत्री पादपों में कोशिकाएं कैसी होती है? यहाँ पे द्वार कोशिकाएं वृक्काकार होती है। कैसी होती है? वृक्काकार। ठीक है, तो ये यहाँ पे थी इसकी यहाँ पे रंध्र की संरचना। तो आपके सामने ये रंध्र तो यहाँ पे खुला रंध्र है, जबकि जो मैंने यहाँ पे छोटा सा ये डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए, ये रंध्र कैसा हो जाएगा? बंद। तो रंध्र जब कब खुलता है? तो जब जल प्रवेश करता है इसके अंदर, H2 जो जल प्रवेश करता है तो रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, द्वार कोशिकाएं फूल जाती है। जैसे ही रंध्र इसमें से जल बाहर निकलता है तो जल बाहर निकलने से द्वार कोशिकाएं सलभ हो जाती है, मतलब पिचक जाती है, और पिचकने से यहाँ पे रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। अब इस रंध्र की क्रियाविधि को समझाने के लिए, ठीक है, जो रंध्र की क्रियाविधि थी, इस रंध्र की क्रियाविधि को समझाने के लिए कुछ वैज्ञानिक आए थे। उन वैज्ञानिकों ने यहाँ पे रंध्र की क्रियाविधि समझाई थी कि किस प्रकार से रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रंध्र की क्रियाविधि, रंध्र की गति की क्रियाविधि। ठीक है, किसकी हो जाएगी यहाँ पे? रंध्र की गति की क्रियाविधि, रंध्र की गति की क्रियाविधि, रंध्र की गति की क्रियाविधि, कि किस प्रकार से रंध्र आपके खुलते हैं और किस प्रकार से रंध्र बंद होते हैं, उसकी क्रियाविधि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना रंध्र की गति की क्रियाविधि। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि को, बंद होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? यहाँ पे रंध्र गति कहा जाता है। रंध्र गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? यहाँ पे रंध्र गति। तो रंध्र के खुलने व बंद होने की जो क्रिया होती है, ठीक है, खुलने व बंद होने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? यहाँ पे रंध्र गति कहलाती है। क्या कहलाती है? यहाँ पे रंध्र गति कहलाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रंध्र की जो गति होती है, मतलब रंध्र कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं, तो इस प्रोसेस को समझाने के लिए कुछ यहाँ पे सिद्धांत दिए गए थे, 3 सिद्धांत दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि रंध्र की गति के संबंध में, रंध्र की गति के संबंध में, रंध्र की गति के संबंध में 3 सिद्धांत दिए गए। 3 सिद्धांत दिए गए। ठीक है, कितने सिद्धांत दिए गए? 3 सिद्धांत। देखो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? तो इसमें सबसे पहला सिद्धांत हो जाएगा मांड शर्करा परिकल्पना। कौन सा हो जाएगा? मांड शर्करा परिकल्पना। तो सबसे पहला हमारे पास में जो सिद्धांत आता है यहाँ पे वो है आपके मांड शर्करा परिकल्पना सिद्धांत। तो ये देखो मांड शर्करा जो परिकल्पना सिद्धांत है, ये सिद्धांत है क्या यहाँ पे? तो इस सिद्धांत के बारे में समझना सबसे पहले कि जो ये सिद्धांत देने वाला जो वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था यहाँ पे J.D. सायरे। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था यहाँ पे? J.D. सायरे। ठीक है, J.D. सायरे ने ये सिद्धांत दिया था, और ये कब दिया गया था? आपके 1923 में दिया गया था। ठीक है, J.D. सायरे ने मांड शर्करा परिकल्पना, मतलब रंध्र की गति के संबंध में सिद्धांत दिया गया था। अब देखो इस J.D. सायरे ने क्या बताया था? जिसकी जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, देखो द्वार कोशिकाओं का यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। द्वार कोशिकाओं का डायग्राम एक बार वापस यहाँ पे इसको इरेज करके, जिसकी ये आपके सामने यहाँ पे द्वार कोशिकाएं होती हैं। इन द्वार कोशिकाओं से समझना इस डायग्राम को, इस प्रोसेस को समझेंगे, सारी प्रोसेस को कि क्या होता है। ठीक है, ये बना दी आपके द्वार कोशिका, हो गई द्वार कोशिका। अब देखो दिन के समय क्या होता है? दिन के समय किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? दिन के समय की बात कर रहे हैं कि दिन के समय होता क्या है।
तो दिन के समय क्या होता है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होगी, दिन के समय क्या होगी यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है आपको पता है, CO2 आवश्यक होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए, H2O आवश्यक होता है, और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट क्या आवश्यक होता है, क्लोरोप्लास्ट आवश्यक होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अलावा क्या आवश्यक होता है यहाँ पे लाइट कि प्रकाश उपस्थित होना जरूरी है, किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए। तो CO2 की भी आवश्यकता होती है, H2O की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोप्लास्ट की भी आवश्यकता होती है, और लाइट की भी यहाँ पे क्या होती है आवश्यकता होती है। लेकिन दिन के समय क्या होता है यहाँ पे जो CO2 होती है इन द्वार कोशिकाओं में, तो इस CO2 का यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, दिन के समय की बात करें, दिन के समय इस CO2 का यहाँ पे उपयोग कर लिया जाता है, किसमें, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में इस CO2 का यहाँ पे उपयोग कर लिया जाता है। तो यहाँ पे द्वार कोशिकाओं में क्या होता है कि CO2 की कमी हो जाती है, क्या होती है, CO2 की कमी हो जाती है। आई बात समझ में यहाँ पे, तो CO2 का उपयोग किया जाएगा तो यहाँ पे CO2 की क्या होगी, कमी। तो ध्यान रखना कि जो CO2 का जो pH मान होता है वो pH मान होता है आपके 5.2 से 5.5 के मध्य, किसका, CO2 का pH मान। तो जैसे यहाँ पे CO2 की कमी हुई तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो द्वार कोशिका है, तो द्वार कोशिकाओं में क्या होगा, यहाँ पे द्वार कोशिकाओं में, द्वार सेल में pH का मान बढ़ जाता है, pH का मान बढ़ जाता है, pH का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि CO2 की मात्रा कम हो रही है तो pH अपने आप ही बढ़ेगी, है ना, pH बढ़ेगी मतलब 7 से 14 के मध्य pH हो जाएगी। अगर CO2 ज़्यादा रहती है तो इसकी pH कितनी होती है आपके 1 से 7 के मध्य रहती, लेकिन अम्लीय पदार्थ तो यहाँ से बाहर निकल रहा है तो इसकी CO2 की मात्रा क्या होगी यहाँ पे कम, तो इसका pH मान क्या हो जाएगा यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। तो CO2 की मात्रा क्या होगी कम और pH मान क्या होगा यहाँ पे बढ़ेगा। और जैसे pH मान बढ़ता है तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है और वो एंजाइम सक्रिय हो जाता है और उस एंजाइम का नाम है फास्फोराइलेज एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है, फास्फोराइलेज एंजाइम, ठीक है। उस एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पे, फास्फोराइलेज एंजाइम। ये क्या हो जाता है यहाँ पे सक्रिय हो जाता है। आई बात समझ में यहाँ पे, चलो ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे जो द्वार कोशिकाएं होती है, ठीक है, यहाँ पे जो देखो CO2, H2O, क्लोरोप्लास्ट और लाइट, इनकी उपस्थिति से यहाँ पे क्या बनता है आपका ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मांड कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं यहाँ पे स्टार्च कह सकते हैं, ठीक है। मांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं यहाँ पे, स्टार्च। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो फास्फोराइलेज एंजाइम होता है, ये फास्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है कि जो मांड होता है यहाँ पे, ठीक है, द्वार कोशिकाओं में जो मांड उपस्थित होता है, इस मांड को ये फास्फोराइलेज एंजाइम आपके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित कर देता है। कौन करता है परिवर्तित, फास्फोराइलेज एंजाइम ये सक्रिय होता है और जो द्वार कोशिकाओं में जो मांड उपस्थित होता है, इस मांड को किस में परिवर्तित कर देता है, आपके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित कर देता है। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में जैसे परिवर्तित करता है तो द्वार कोशिकाओं में डीपीडी का मान बढ़ जाता है। अब ये डीपीडी क्या होता है, तो पिछले वीडियो जो अध्याय था हमारा उसमें पढ़ा था विसरण दाब न्यूनता। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता। और जैसे आपको पता है यहाँ पे डीपीडी का मान बढ़ता है तो कौन सी क्रिया होती है, यहाँ पे अंतःपरासरण की क्रिया होती है। और अंतःपरासरण का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो जल होगा वो अंतःपरासरण में क्या करता है, जल अंदर प्रवेश करता है, जल अंदर प्रवेश करता है। आई बात समझ में, अंदर प्रवेश करता है। आई बात समझ। तो डीपीडी का मान बढ़ेगा तो विसरण दाब न्यूनता कहते हैं इसे। तो जिसे अंतःपरासरण की क्रिया होगी, अंतःपरासरण मतलब जल क्या करेगा, अंदर प्रवेश। तो अभी हमने देखा कि जैसे द्वार कोशिकाओं में आपकी जल प्रवेश करता है तो जल अंदर प्रवेश करेगा तो रंध्र क्या हो जाएंगे, यहाँ पे खुल जाएंगे, रंध्र खुल जाते हैं, ठीक है। रंध्र क्या हो जाते हैं, यहाँ पे खुल जाते हैं। तो ये आपके दिन के समय प्रोसेस होती है, इतनी प्रोसेस।
तो इस प्रोसेस को एक बार हम यहाँ पे वापस समझ लेते हैं कि क्या प्रोसेस हो रही थी हमारे सामने। तो दिन के समय क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, आपको पता है। ये लो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, CO2 की आवश्यकता होती है, H2O की आवश्यकता होती है, क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है और लाइट्स की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है ना। तो इस समय ग्लूकोज का निर्माण होता है। लेकिन जो द्वार कोशिकाओं में यहाँ पे ध्यान रखना कि जो CO2 है, ये CO2 यहाँ पे उपयोग कर लिया जाता है। कहाँ पे उपयोग किया जाता है, ये देखो, ये यहाँ पे उपयोग कर लिया जाता है। तो CO2 की यहाँ पे क्या होगी, आपकी कमी होगी। CO2 की क्या होगी, कमी। तो द्वार कोशिकाओं में CO2 की कमी होगी तो इससे pH मान क्या होगा, आपके बढ़ेगा। pH मान बढ़ेगा तो जो फास्फोराइलेज एंजाइम है, ये फास्फोराइलेज एंजाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सक्रिय हो जाएगा। जैसे फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होगा तो जो मांड है वो मांड किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है तो जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उनके DPD का मान बढ़ जाता है, अर्थात विसरण दाब न्यूनता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और विसरण दाब न्यूनता बढ़ती है तो अंतःप्रासरण की क्रिया होती है, ये आप जानते हो। और अंतःप्रासरण में होता क्या है कि जल अंदर प्रवेश करता है, और जल अंदर प्रवेश करता है तो रंध्र क्या हो जाते हैं, यहाँ पे खुल जाते हैं। तो ये प्रोसेस तो होती है आपके दिन के समय। किसके समय होती है, दिन के समय। लेकिन रात्रि के समय क्या होगा, यहाँ पे पता है आपको, रात्रि के समय ये प्रोसेस उल्टी हो जाती है। रात्रि के समय देखो, रात्रि के समय क्या होगा कि CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, किसकी मात्रा बढ़ेगी, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। कब बढ़ती है, ये आपके रात्रि के समय। तो यहाँ पे pH का मान क्या हो जाएगा, pH का मान हो जाएगा कम। तो pH का मान कम होगा तो जो फास्फोराइलेज एंजाइम है वो निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे जो आपके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, आपकी बार ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस किस में परिवर्तित होगा, आपके मांड में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, मांड में परिवर्तित होगा। और मांड में परिवर्तित होगा तो जो DPD है, इस DPD का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और DPD का मान कम होगा यहाँ पे, तो आपको पता है कौन सी प्रोसेस होगी, यहाँ पे बहिर्परासरण की क्रिया होगी। कौन सी प्रक्रिया होगी, बहिर्परासरण की प्रक्रिया। ठीक है, और बहिर्परासरण की प्रक्रिया होगी तो क्या हो सकता है, यहाँ पे जो जल होगा यहाँ पे, ठीक है, वो जल क्या करेगा, यहाँ से बाहर प्रवेश करेगा। और जैसे जल बाहर प्रवेश करता है तो आपको पता है कि रंध्र क्या हो जाते हैं, यहाँ पे बंद हो जाते हैं। तो ये रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, यहाँ पे मांड शर्करा परिकल्पना कहलाती है। कौन सी प्रोसेस कहलाती है बेटा, यहाँ पे मांड शर्करा परिकल्पना कहलाती है। और ये किसने दी थी, आपके JD सायरे ने यहाँ पे प्रस्तुत की थी। आई बात समझ में यहाँ पे रंध्र की गति के संबंध में। तो ये सबसे पहला सिद्धांत था यहाँ पे रंध्र की गति के संबंध में। ठीक है बेटा यहाँ पे। और जो बाकी वाले जो आपके 2 सिद्धांत हैं वो 2 सिद्धांत हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में।